आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिना त्यागी। रात के 9 बज चुके हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर के साथ, जहां हम आपको दिखाएंगे खबर हर पहलू के साथ। और क्वेश्चन आवर में सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना के बड़े दांव की, जो हार्दिक पटेल पर खेल रही है। वो दरअसल गुजरात में हार्दिक पटेल ने पहले से ही बागी तेवर अख्तियार किए हुए थे और अब शिवसेना हार्दिक को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारेगी। सवाल उठता है कि इस फैसले में बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान, क्योंकि हार्दिक गुजरात में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहले ही पहुंचा चुके हैं। सियासत में कब कौन किसके साथ खड़ा हो जाए, ये कौन जानता है। गुजरात में बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल शिवसेना के फेवरेट हो गए हैं। चंद मिनटों में ही शिवसेना और हार्दिक की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि शिवसेना ने उन्हें गुजरात के सीएम पद के लिए चेहरा घोषित कर दिया, तो हार्दिक पटेल भी शिवसेना के रंग में रंगे नजर आए। पॉलिटिकल विजन दोस्ती में नहीं होता या परिवार में नहीं होता। यहाँ पर जो आए वो दोस्त के नाते आए, प्रणाम करने के लिए आए थे और बड़ों के आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, ताकि जो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज हित के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए और कुछ ऐसा राजनीतिक परिवर्तन जहाँ पर लोगों को न्याय दिला सके, बस इसी के लिए आए थे यहाँ पर। और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इन परिवार के नाते इनके साथ खड़े रहेंगे, जहाँ भी जरूरत किसी भी प्रकार की। हार्दिक, खरोखर तू न्याय हक्कासाठी लढतो आहे। न्याय हक्कासाठी लढणं हे आमचं सुद्धा काम आम्ही करतो आहोत आणि जिथे जिथे आवश्यकता लागेल तिथे शिवसेना असेल, हार्दिक असेल, आम्ही सोबत असू। मातोश्री में हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने हैं। हार्दिक गुजरात में शिवसेना के लिए क्या कमाल करेंगे, ये तो वक्त की बात है, लेकिन बीजेपी फिलहाल कुछ कहने से बच रही है, तो शिवसेना तारीफों के कसीदे पढ़ रही है। आघाड़ी है या शिवसेना है, मुझे लगता है आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो बात कही कि गुजरात में हमारा हार्दिक पटेल चेहरा होगा, उसका मैं बहुत सही दिल से स्वागत करता हूं। जो शिवसेना की संस्कृति है, शिवसेना का स्वभाव है, वो 100% हार्दिक से मिलता है। अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना, और ऐसे ही लोगों को शिवसेना साथ देती है। आदरणीय उद्धव साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का चेहरा कौन होगा, ये तो उद्धव ठाकरे जी ही तय करेंगे, हम तो तय नहीं करेंगे। हार्दिक पटेल हो या और कोई हो, ये उनको तय करना है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। शिवसेना भले ही इस दोस्ती को मास्टर स्ट्रोक माने, लेकिन जानकार मानते हैं कि उद्धव और हार्दिक के बीच हुई इस दोस्ती ने हकीकत में बीजेपी को राहत पहुंचाई है, क्योंकि बीजेपी भी हार्दिक पटेल की ताकत राज्य में जानती है और ये भी जानती है कि हार्दिक पटेल किसी दूसरी पार्टी का चेहरा होते तो शायद राज्य में बीजेपी को ज्यादा नुकसान कर सकते थे। सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। और गुजरात में हार्दिक पटेल की ताकत पाटीदार समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया है, अगर उनकी ताकत की बात करें तो, और यही उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी रहता है। पाटीदार समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया। 23 साल के हार्दिक की रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुटी और पहली बार ऐसा लगा कि गुजरात की मौजूदा सरकार के सामने कोई चुनौती भी पेश कर सकता है। पाटीदार समाज को आरक्षण दिलाने की मांग के साथ उन्होंने आंदोलन की हुंकार भरी थी। आंदोलन के जरिए पटेल समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की। पटेल आरक्षण आंदोलन की वजह से सूरत, अहमदाबाद और मेहसाणा में कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ गई थी। आनंदीबेन हार्दिक पटेल के आंदोलन को सही तरीके से नहीं संभाल पाई और जिसकी वजह से बीजेपी की किरकिरी हुई। पटेलों के गुस्से को शांत करने के लिए बीजेपी को सरकार और संगठन स्तर पर कई बड़े बदलाव करने पड़े, जिसे बीजेपी की राज्य में कमजोरी के तौर पर देखा जाने लगा। और अब शिवसेना अगर हार्दिक पर दांव लगाती है तो देखना ये होगा कि अगर इनकी इनकम्बेंसी की बात भी करें तो क्या उसे कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने में कामयाब रहेगा ये पूरा कदम शिवसेना का। ये नुकसान पहुंचाएगा या फायदा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दांव जरूर दिलचस्प है। इस बीच आज बयानों का जबरदस्त संग्राम सदन के भीतर आया हुआ था। नोटबंदी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले तो विपक्ष के हर सवाल पर करारा वार किया। मोदी के महाप्रहार से संसद में भूचाल ला दिया। जरा आप भी देखिए पीएम का ये अंदाज। आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा कि धरती मां इतनी रूठ गई होगी। 1857 का स्वातंत्र संग्राम
इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा। और सबने मिल करके लड़ा था। संप्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी। और तब भी कमल था, आज भी कमल है। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी सुनने को मिला नहीं है कि इस देश में कोई चाफेकर बंधु भी हुआ करते थे जिनकी शहादत थी आजादी में। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे, तब देश आजाद हुआ है। उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बलि चढ़ाया था। उनको तो लगता है कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है, समस्या की जड़ वहां है। हमारे खड़गे जी ने कहा कि काला धन हीरे जवाहरात में है, सोने में है, चांदी में है, प्रॉपर्टी में है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये सदन जानना चाहता है ये ज्ञान आपको कब हुआ। देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप कितने ही बड़े क्यों न हो, गरीब के हक का आपको लौटाना पड़ेगा। और आप भी चाहते थे कि भाई ये समय बदलना चाहिए, और उन्होंने जो प्रपोजल दी है हमने उसी को पकड़ा है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अलग है। आप चाहते नहीं थे ऐसा नहीं है, लेकिन उस प्रायोरिटी में नंबर कब लगेगा। तो इसलिए जो बातें आपके समय हुई है उन बातों को ये बड़े गर्व से कहना चाहिए आपको, फायदा उठाइए ना। ये तो हमारे समय हुआ था। 1988 में जब समान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत इस सदन में आपके पास था, दोनों सदन में आपके पास था। पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ आपके कब्जे में था, आप ही आप थे, कोई नहीं था। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया? क्या कारण था उसको दबोच कर? अगर उस समय नोटिफाई किया होता तो जो ज्ञान आज आपको हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक, आपकी मुसीबत यह है कि पब्लिक में जाके बोल नहीं पाते हो, अंदर पीड़ा अनुभव कर रहे हो, ये आपकी मुसीबत है। तो लोकसभा में पीएम मोदी ने आप सांसद भगवंत मान का नाम लेकर तंज कसा तो मान बिफर गए। संसद से ही निकलते उन्होंने कहा कि पीएम का ये अंदाज गरिमा के खिलाफ है। जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो। चिंता किस बात की? कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार दे ले घी कहा भाई भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। पर्सनल अटैक किए, मेरे बारे में कुछ ऐसा बोला जो संसद में नहीं बोल सकते। क्या सबूत है उनके पास? कौन सा टेस्ट करवाया उन्होंने? तो ये आज का जो भाषण था वो उनका डर सता रहा था कि पंजाब में हम गए, इसलिए भाषण देते देते वो ये भी भूल गए कि जनसभा है यूपी की या लोकसभा है। भाषण देते देते कह रहे हैं बहनों और भाइयों। प्रोटोकॉल के मुताबिक माननीय सांसद बोलना होता है।
चलिए, तो किसी को राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें चुनावी रैली का भाषण ज़्यादा नजर आ रहा था। विपक्ष है, हर एक का अपना अपना तरीका है भाषण को सुनने का और समझने का। बहरहाल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक हमलों पर कांग्रेस की जरूर घेरेबंदी की, तो कांग्रेस भी अपने लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर गई। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम के भाषण में जुमलों के सिवाय कुछ नहीं था। वहीं पीएम के इस भाषण से बीजेपी गदगद है। कोई तो कारण होगा कि धरती माँ इतनी रूठ गई होगी। भूकंप पर अंदाजे मोदी से कांग्रेस तमतमा गई। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस नेताओं को लगता है कि उन्होंने जुमले के जरिए गंभीर मुद्दे को दबाने की कोशिश की। सांसद है और जो टीवी पे देख रहे हैं उनको हंसाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया देश ने उनको। नोटबंदी के बाद जो देश में हुआ है, स्पेशली जो कैश इकोनॉमी में रहते हैं मजदूर हो या मैं कहूँगी जो लेबर क्लास है, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो राहुल गांधी जी ने भूमिकंप के बारे में कहा, उसके बारे में उनको ज़्यादा तकलीफ हुई। मोदी सरकार और विपक्ष की नूरा कुश्ती की रवायत यूं तो पुरानी है। मोदी ने फ्रंट पर उतरकर बैटिंग की तो कांग्रेस ने सियासी मैदान पर पूरी फील्डिंग सजा दी। भाजपा को गिरबान में दिखाने की आदत जो उन्हें अपनाना होगा, वो देश की जनता भाजपा को अपना गिरबान अपने आप दिखाएगी। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों वो आराम से ताली बजाते, तालियों के लिए ये स्पीच थी। उत्तर प्रदेश के निर्वाचन राजनीतिक बीजेपी के राजनीतिक भविष्य के लिए स्पीच थी। मौसम चुनावी है, ऐसे में मोदी के धारदार भाषण से बीजेपी नेताओं के साथ साथ मंत्रियों के भी चेहरे खिल उठे। कांग्रेस नेता ने ऐसा चीज को लोगों के सामने में कहा कि जैसे कि पूरा पार्लियामेंट हिल जाएंगे, तो कुछ हुआ तो नहीं है। भूकंप की जो चर्चा उन्होंने की है उसमें ऑपोजिशन में काफी भूकंप तो आ गई, क्योंकि उन्होंने आज बड़े आंकड़ों के साथ और ये उन्होंने कहा कि उनके अरीना से खेलना शुरू करेंगे। क्या क्या चीज वो शुरू करने की क्रेडिट लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बात निकली है तो उस पर वार पलटवार का दौर लाजमी है। ऐसे में बजट सत्र में आगे क्या होगा, इसकी तस्वीर भी लगभग साफ हो चुकी है। दिल्ली में रविकांत के साथ टीम न्यूज नेशन। लोकसभा में पीएम के हुंकार एक तरफ और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावों की धार एक तरफ। जनता को रिझाने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने तर्कश से हर तीर छोड़ रही हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक आज जमकर जुबानी तीर चलाते नजर आए। केंद्र की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष हो चुके हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी आया है? मैं समझती हूँ नहीं आया है। मैं अपने किसान भाइयों से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी किसान का कर्ज माफ हुआ है? मैं समझती हूँ नहीं हुआ है। हम तो ये कह सकते हैं, जो लोग आंधी और हवाओं की बात कर रहे हैं, कम से कम ये जानते होंगे अगर आंधी किसी की चल रही है तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनाने के लिए आंधी चल रही है। और हम तो समाजवादी लोग हैं, अगर आंधी भी होगी तो उससे टकराएंगे और आंधी का मुकाबला करके पैडल मारते हुए साइकिल चलाना भी जानते हैं हम समाजवादी लोग। कई बार अखबारों में छपता है कि सरकार बचाने के लिए विधायकों का खरीद फरोख्त होता है, मगर हमने तो पहली बार देखा किसी राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं बैठकर वीडियो के सामने विधायकों के खरीद फरोख्त का सौदा कर रहा है। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिलाया, 1 सेकंड के बाद उत्तर प्रदेश में आंधी आ गई। पता नहीं कहां से हवा चलने लगी। आप देखो कितनी तेजी से हवा चल रही है, और ये हवा अब जाकर नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराने का काम करके दिखाएगी। श्रीनगर में ट्रेनिंग के बाद कोबरा कमांडो की यूनिट वापस पोस्टिंग पॉइंट पर लौट रही थी, लेकिन जम्मू से गया के बीच 59 कमांडो उतर गए। अब खबरें आ रही है कि कमांडो जो है अपने अपने घर गए थे, लेकिन सीआरपीएफ ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर यह अनुशासन कैसे टूटा और ये मास लीव
कैसे, क्यों हुई? कोबरा कमांडो, टफ ट्रेनिंग और फुर्ती के दम पर ये कमांडो दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन इन्हीं कमांडोज में से 59 कमांडोज को लेकर सुरक्षा एजेंसियां बेचैन हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद बीच रास्ते में गुमशुदगी की गुत्थी उलझ गई है। श्रीनगर में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सीआरपीएफ के काउंटर नक्सल एलीट यूनिट कोबरा के 59 कमांडो ट्रेन से गया जा रहे थे, लेकिन मुगल सराय के बाद उनका कोई लोकेशन नहीं मिला। सियालदा एक्सप्रेस से कोबरा बटालियन के 300 जवान जम्मू से गया के लिए चले थे। इन्हें जम्मू से बिहार के गया आना था, जहां इनकी पहली पोस्टिंग थी। पिछले 6 महीने से ये श्रीनगर में ट्रेनिंग कर रहे थे। दरअसल इन्हें संडे को वहां से ट्रेन पकड़ना था, मगर लैंडस्लाइड के कारण इन्हें बुधवार के दिन ही जम्मू पहुंचा दिया गया और ये इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो बृहस्पतिवार को ये ट्रेन से रवाना हुए गया के लिए। मगर मुगल सराय के पास अचानक 59 कमांडो ट्रेन से गायब हो गए। कमांडोज मुगल सराय स्टेशन पर उतरने के बाद आगे के सफर पर नहीं गए, या तो सामूहिक रूप से अपने घर या किसी अज्ञात जगह पर चले गए। फिलहाल सीआरपीएफ ने जांच के आदेश दिए हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ की जो कैंप है वहाँ इनकी पहली पोस्टिंग थी, मगर अब इनके घर के लोग कह रहे हैं कि ये होम वीकनेस था, ये चले गए थे, ये वापस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। अधिकारियों ने इन्हें तुरंत वापस आने को कहा है और कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की संभावना भी है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद बिना पोस्ट पर आए ये अचानक बीच से गायब हुए हैं। पोस्टिंग के बावजूद अगर कोई जवान बिना बताए घर भी चला जाए तो ये अनुशासन का उल्लंघन है। वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, राज गहराता जा रहा है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो वाकई में तमाम आला अधिकारियों के लिए चिंता का सबब है कि आखिर ये मास लीव हुई कैसे, वो भी एक स्पेशल टास्क फोर्स यूनिट की, कमांडो यूनिट की। बहरहाल सरहद पार से हिंदुस्तान की लाइफलाइन के खिलाफ साजिश के तार अब धीरे धीरे बेपर्दा हो रहे हैं। नेपाल पुलिस ने एक आईएसआई के एजेंट शमशुल होदा को गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी के बाद अब 20 नवंबर को कानपुर में हुए रेल हादसे की सच्चाई सामने आने की उम्मीद की जा रही है। शिकंजे में ट्रैक वाला टेररिस्ट, लाइफलाइन के लुटेरों की खुलेगी पोल। होदा करेगा आईएसआई को बेनकाब। नेपाल पुलिस के शिकंजे में खड़े ये लोग आईएसआई के वो मोहरे बताए जा रहे हैं जिनके निशाने पर हिंदुस्तान की लाइफलाइन थी। ट्रैक को उड़ाकर ये रेलवे को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे और सूत्रों की माने तो इनकी साजिश से 20 नवंबर को कानपुर के पोखराया में 150 लोगों की जान गई और इस साजिश का सूत्रधार है शमशुल होदा, जो अब नेपाल पुलिस की गिरफ्त में है। इन्होंने घोड़ासैन में बम रखा है और आदापुर नकरदे स्थित रेलवे स्टेशन में इन लोगों ने बम रखा है। ये 2 जगह का अपराध इन्होंने स्वीकार किया है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो शमशुल होदा के जरिए आईएसआई ट्रैक को टारगेट कर रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ली जा सके। बताया जा रहा है कि इसके लिए आईएसआई ने दुबई में बैठे शमशुल होदा को मोहरा बनाया। होदा ने नेपाल के कारोबारी ब्रजकिशोर गिरी को हैंडलर बनाया। ब्रजकिशोर ने दीपक राम और अरुण राम को पैसे दिए, जबकि राकेश यादव और गजेंद्र यादव भी ब्रजकिशोर के ही मोहरे बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ट्रैक को टारगेट करने के लिए मोतीलाल पासवान, मुकेश यादव और उमा पटेल को भी पैसे दिए गए। इन्होंने ये घटना स्वीकार किया है, मर्डर केस भी इन्हीं की योजना से किया गया है। कानपुर ब्लास्ट रेल वाला इंडिया में ब्लास्ट करने के लिए इन्होंने पैसा खर्च किया था, नेपाल और इंडिया का आपराधिक गिरोह का। इसी के दौरान ये केस हुआ। इस बड़ी साजिश पर से पर्दा उठा अरुण राम और दीपक राम के गायब होने से। पुलिस ने जब इन दोनों की तलाश तेज की तो इसके तार इस बड़ी साजिश से जा मिले। बताया जा रहा है कि ब्रजकिशोर गिरी ने दीपक और अरुण राम को घोड़ा सहन में ट्रैक उड़ाने का जिम्मा सौंपा। उन्होंने बम भी लगाया, लेकिन हादसा टल गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। और इस हत्याकांड का सिरा ढूंढते ढूंढते बिहार पुलिस इस बड़ी साजिश तक जा पहुंची। बताया जा रहा है कि इस सारे नापाक खेल के पीछे आईएसआई है, जिसने कर्ज में डूबे शमशुल होदा को अपने जाल में फंसाया और फिर ट्रेनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पिछले चुनाव में चुनाव भी लड़ा था। हाँ, ये संसद के इलेक्शन में चुनाव भी लड़ा था। अब एनआईए होदा से वो सबूत तलाशने में जुट गई है जो बाकी ट्रेन हादसों और आईएसआई को बेपर्दा कर सके। शमशुल हुदा ने पूछताछ में ये कबूला है
कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कुछ लोगों को भारत में और रेल हादसे कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी और इसके बदले शमशुल हुदा ने इन लोगों को 3 करोड़ रुपए देने का वायदा भी किया था। एजेंसियां अब शमशुल हुदा के इन गुर्गों की तलाश में जुटी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बैन करने के संबंध में भारत को एक कूटनीतिक सफलता मिली है। अमेरिका में ट्रंप सरकार के नए प्रशासन ने मसूद अजहर को बैन करने के लिए अब UN का रुख किया है। हालांकि चीन अभी भी चाल चल रहा है और इसे बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आतंक के काले नाग का जल्द कुचलेगा जहरीला फन। अब नापाक जमीन पर ध्वस्त होगी आतंक की फैक्ट्री। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड पर कसेगा कानून का फंदा। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के ऐलान जंग में अब अमेरिका भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है और अब दहशतगर्दों के आका मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका ने भारत की मदद के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर बैन लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रपोजल दिया है। इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है वो भारत के फेवर में है और सभी लोग ये जान चुके हैं, देश भी समझ चुके हैं कि अजहर मसूद एक इंटरनेशनल आतंकी है जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है। चाइना की ये जो कोशिश है मैं समझता हूँ उसमें काम। इस दूसरी तरफ ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी बात ये भी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है जो कि ओबामा के समय में शुरू हुई थी। ओबामा भी इसको ये चाहते थे। अब खुल के यूरोप के भी देश इसमें सामने आ गए हैं। अमेरिका के इस कदम से पाक परेशान है तो चीन हैरान। आतंकवाद पर पाकिस्तान से जुगलबंदी कर रहे चीन ने अमेरिका के इस कदम में रोड़ा अटकाना भी शुरू कर दिया है। पिछले साल दिसंबर में भी चीन ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिशों को नाकाम कर दिया था, लेकिन इस बार भारत से बातचीत के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रपोजल दिया है, तो वहीं ब्रिटेन और फ्रांस भी इस मसले पर भारत और US के सपोर्ट में खड़े हैं। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का सरगना है। ये वही आतंकी है जिसने 1999 में हाईजैक हुए इंडियन एयरलाइंस के प्लेन और उसमें सवार पैसेंजर्स को छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान के कंधार ले जाकर रिहा किया गया था। अजहर का अड्डा पाकिस्तान के पंजाब का बहावलपुर है, जहां ये जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है और हिंदुस्तान को दहलाने के लिए साजिशों का खौफनाक जाल बुनता है। अगर मसूद अजहर को मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में डाला जाता है तो ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी होगी। इस आतंकी सरगना की प्रॉपर्टी जब्त की जा सकेगी, तो साथ ही ये खुलेआम पाकिस्तान में रैलियां नहीं कर पाएगा और इसकी आतंकी फैक्ट्री पर ताला लग जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।